और लिखिए, द बोका shall be at liberty to proceed afresh against the appellant for violation of the building bylaws by strictly adhering to the procedure prescribed under section 7 of the कोब एक्ट। अब ये कहा कि जो बोका है, बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके पूरा इख्तियार है, वो फिर से दोबारा कार्रवाई कर सकते हैं इस मसले में, और पूरा एज पर जो स्ट्रिक्ट जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, जो आपने गलती यानी कि जो आपने गलतियां पहले की हैं उन गलतियों को सुधार के नए से नोटिस आप दे सकते हो, जो प्रॉपर दोबारा कार्रवाई कर सकते हो, विटनेस के सामने नोटिस है। अब जेडीए क्यों इतने बड़े-बड़े मंत्रियों पे कोई हाथ नहीं डालती, वो जेडीए को ज़्यादा पता होगा, या आप जेडीए से वाइस चेयरमैन साहब से पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जुल्फ़िकार साहब का ये जो इल्लीगल बैंक्वेट हॉल बना है, क्यों नहीं तोड़ा गया? बिल्कुल। देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से आप सब जानते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा नेता निर्मल सिंह जी की जो धर्मपत्नी है ममता सिंह का जो एक मामला चल रहा था हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, उस पे क्या कुछ नई बातें जो है सामने आई हैं, क्या कुछ नया फैसला जो है इस पे लिया गया है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुजफ्फर अली शाह साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डेंग साहब। मुजफ्फर साहब, अगर बात करें हम जो ट्रिब्यूनल के द्वारा एक फ़ैसला लिया गया है, क्या है वो फ़ैसला और उससे क्या कुछ इस पूरी जांच में निकल कर के सामने आया है? डेंग साहब, जो आपको याद होगा कोई साल डेढ़ साल पहले हमने एक आरटीए लगाई थी। उस आरटीए में हमने जेडीए से ये पूछा था कि पंजग्राई या वन के इलाके में, नगरोटा में इलीगल कंस्ट्रक्शन जितनी भी रिपोर्ट हुई हैं 2016 से लेके 2020 तक, वो किन-किन लोगों की कंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें जेडीए ने क्या-क्या कार्रवाई की है और क्या कुछ पोजीशन है उस स्पॉट पे। उस रिप्लाई में जेडीए ने कहा था कि 2 लोगों की जो कंस्ट्रक्शंस हैं इलीगल रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें एक कोई सत कुमार शर्मा साहब थे और एक डॉक्टर निर्मल साहब थे। इन 2 की कंस्ट्रक्शंस है, वहाँ पे रिपोर्ट हुई थी, जो खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट की थी इस दौरान 2016 से लेकर 2020 में। एक कंस्ट्रक्शन जो सत कुमार शर्मा की कोई थी, उनकी कंस्ट्रक्शन को रोका गया है, वो मौके पे काम नहीं चल रहा है। जबकि दूसरा जो मसला है वो गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है। अब कंसिडरेशन में क्या है वो आज तक हम समझ नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद जब ये आरटीआई आई तो उसके बाद हमने एक रिटर्न एप्लीकेशन दी कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट हुई हैं, उन पे आप लीगली कार्रवाई करें। उस कंप्लेंट के बाद जो उनके पास रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने एक जो कंस्ट्रक्शन अभी जिसका एक कंसिडरेशन में जो कह रहे हैं, एक तो रुकवा दी थी उन्होंने, दूसरी कंस्ट्रक्शन जो डॉक्टर निर्मल सिंह साहब की थी, उस पर उन्होंने कार्रवाई की। उन्होंने उसको नोटिस भेजा कि आपकी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बताओ जी आप में इसको क्यों नहीं डिमोलिश किया जाए, जो शो काज नोटिस होता है दफ़ा 7(1) कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट के तहत। उस नोटिस में 5 दिन का 48 घंटे का टाइम होता है कि आप इसमें 48 घंटे के अंदर जवाब दें। अगर नहीं होता तो उसके बाद जो है दूसरा नोटिस जाता है, इसको ऑर्डर ऑफ डेमोलिशन कहते हैं। क्योंकि आपको हमने मौका दिया था ये बताने के लिए क्यों नहीं आपकी डिमोलिश की जाए, आपका रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो लिहाजा आपको ये हुक्म दिया जाता है कि बिल्डिंग को इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करें। उसमें 5 दिन का टाइम दिया जाता है कि 5 दिन के अंदर इसको डिमोलिश करें, अदरवाइज़ हम खुद ही कार्रवाई करेंगे और हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो जो भी खर्चा होगा वो आपसे लिया जाएगा। वो नोटिस, पहला जो शोकॉज़ नोटिस है, उसके बाद दूसरा नोटिस जो है दिया जाता है। शोकॉज़ नोटिस इसलिए दिया जाता है कि मौका दिया जाता है बंदे को एक्सप्लेन करने के कि क्यों ना कार्रवाई की जाए। हो सकता है कई बार लोग अपना कोई सैटिस्फाइड रिप्लाई करें, नहीं हमारे पास ऑलरेडी परमिशन थी या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर अथॉरिटी को लगता है कि हाँ जी ये जेन्युइन है, तो नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड नहीं होता। लेकिन जब पहले नोटिस में रिप्लाई नहीं आए या सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आए और अथॉरिटी को लगता है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जैसे यहाँ पे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो दूसरा नोटिस इशू किया जाता है कि भई आपका जो रिप्लाई है सैटिस्फैक्टरी नहीं था, तो इसलिए आपको हम हुक्म देते हैं ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाए, अदरवाइज़ हम करेंगे। 5 दिन का टाइम होता है। उसी तरह पहला नोटिस गया था, दूसरा नोटिस जो है वो सर्व हुआ, लेकिन कोई 7-8 दिन के बाद उन्होंने दिया। दूसरे नोटिस में उनको टाइम दिया था 5 दिन के अंदर आप इसको डिमोलिश करें इलीगल कंस्ट्रक्शन को, नहीं तो हम एज़ पर लॉ जो है प्रोसीड करेंगे, तो जो भी खर्चा होगा आपको भरना पड़ेगा। उस नोटिस को डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं, पूर्व हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार में, उन्होंने चैलेंज कर दिया जे-एंड-के स्पेशल ट्राइब्यूनल में कि ये नोटिस गलत है, इसको हमारी जो कंस्ट्रक्शन है इल्लीगल नहीं है, हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैलिड है, हमने परमिशन ली थी, जो भी उन्होंने कहानी मतलब जो होता है ग्राउंड्स लिए थे, अपील में लिए थे। वो मैटर जो है जे-एंड-के स्पेशल ट्राइब्यूनल में सुनवाई हुई। पहली सुनवाई पे तो नोटिस इशू हुआ था जेडीए को अपना जवाब दो।
जवाब ना देने के बाद दूसरी हियरिंग पे जे.एंड.के स्पेशल ट्राइब्यूनल ने उसमें स्टे कर दिया इस नोटिस को कि फ़िलहाल इस नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो केस जो है चलता रहा, बीच में 1.5-2 साल का वक़्फ़ा हुआ, अब कल उसमें फ़ैसला आ गया है। क्या फैसला है? कल जो फ़ैसला जे.एंड.के स्पेशल ट्राइब्यूनल ने इनफैक्ट वो 13 तारीख को फ़ैसला आया था। हमें जो कॉपी है सर्टिफ़ाइड कॉपी कल ही मिली थी। उसमें जे.एंड.के स्पेशल ट्राइब्यूनल ने उनकी अपील को मंज़ूर किया है और जो नोटिस था डिमोलिशन नोटिस जिससे तहत डॉक्टर निर्मल सिंह की धर्मपत्नी जी को ये कहा गया था आप डिमोलिश करें, उस नोटिस को सेट असाइड कर दिया, खारिज कर दिया गया है। और जो रीज़न्स उसमें जजमेंट में दिए हैं स्पेशल ट्राइब्यूनल ने, उसमें कहा है कि जो नोटिस शोकाज़ नोटिस पहला है, वो जो है वैलिड सर्विस नहीं हुई है, इस वजह से उसको सेट असाइड कर दिया, क्योंकि पहला नोटिस जो है वो गलत मतलब उसका कोई सबूत ही नहीं पेश कर पाए 12/30 वाले कि क्या किसको नोटिस दिया था, किसने दिया था। कोई सिर्फ ये कहा कि जो जजमेंट में लिखा है कि उसमें खाली लिखा है कि हाँ नोटिस शुरू हुआ है, बट ये प्रॉपरली नहीं दिखाया है कि और जब दूसरी पार्टी इसको डिस्प्यूट कर रही है तो उस वाले नोटिस को हम नहीं मानते। इसलिए पहला नोटिस अगर गलत है तो दूसरा नोटिस डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता। तो उस टेक्निकल ग्राउंड पे उस अपील को अलाउ किया है और नोटिस को सेट असाइड कर दिया गया है। अब जेडीए को क्या निर्देश दिए गए हैं? इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैं जजमेंट से पढ़ के बताऊंगा आपको, बिल्कुल। जो मेन इसमें ग्राउंड्स ली गई थी, पहली ग्राउंड जो अपील में ली गई थी उसमें ये कहा गया था जेडीए का जो है एरिया ही नहीं बनता। पहला ग्राउंड उन्होंने कहा था हमारी जो कंस्ट्रक्शन है 2017 में ही कंप्लीट हो चुकी थी और 2017 के बाद जो है जेडीए का वहाँ पे 3/3/2017 को SRO 90 के तहत जुरिस्डिक्शन बनी थी। लिहाजा हमें जेडीए से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारी कंस्ट्रक्शन 2017 में कंप्लीट हो चुकी थी और 3 मार्च 2017 से पहले कंप्लीट हो चुकी थी। ये प्ली पहली ली थी जेडीए के खिलाफ डॉक्टर निर्मल सिंह जी की जो धर्मपत्नी उन्होंने, उस पे जो फाइंडिंग दी है स्पेशल ट्राइब्यूनल ने, मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा। और जेडीए का जो वकील साहब है उन्होंने इसमें दलील दी कि जनाब हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वन के इलाके में पंजगराई नगरोटा में वो 1984 से SRO 388 के तहत 1984 में ही ये एरिया हमारे जुरिस्डिक्शन में था। तो लिहाजा 1984 के बाद जो भी कार्रवाई होनी थी, जो भी कंस्ट्रक्शन होनी है, वो जेडीए की परमिशन के बाद ही होनी है, उसके बगैर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। पहली अपील का जवाब ये दिया था। इस पर जो जजमेंट में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि पैरा नंबर 8 में लिखते हैं जज साहब, जो स्पेशल ट्राइब्यूनल ने फाइंडिंग दी है, उसमें लिखा है वेरियस लीगल कंटेंशंस हैव बीन रेज्ड बाय द लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलेंट रिगार्डिंग द इलीगलिटी ऑफ द इम्प्यून्ड ऑर्डर, द प्रोमिनेंट ऑब्जेक्शन बीइंग द लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ जेडीए इन द एरिया एट द रेलेवेंट टाइम एंड एज टू इनकम्पिटेंस ऑफ बोका। बोका होती है बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो जेडीए के अंदर अथॉरिटी बनी है, इन टेकिंग स्टैट्यूटरी एक्शन फॉर द वायलेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। पहला जो जो मेन स्पेशल ट्राइब्यूनल का कहा कि जो पहला जो मेन ग्राउंड इन्होंने चैलेंज किया है इस ऑर्डर को गलत कहने के लिए, कहा कि जो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी जेडीए के अथॉरिटी जो है बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसके बाद कोई पावर ही नहीं थी हमें नोटिस देने का, क्योंकि उनका एरिया ही नहीं था। उसमें जो फाइंडिंग दी है उसमें जाके जज साहब ने लिखा है कि इन्होंने कहा कि जेडीए को 2017 में ही जुरिस्डिक्शन मिली है, जबकि रेस्पोंडेंट जो जेडी के जो वकील साहब उन्होंने कहा हमारा जो 10 अगस्त 1984 में 388 SRO के तहत जो 7 विलेजेस नोटिफाई हुई थी लोकल एरिया ऑफ जेडी, उसमें बन का नाम भी है, इसलिए जेडीए की जुरिस्डिक्शन थी। उसमें जो कोर्ट ने फाइंडिंग ली है उसमें लिखा है आर्गुमेंट्स ऑफ द लर्नड काउंसिल दस इज अनसस्टेनेबल that for the first time village ban was included in the local area jurisdiction of the JDA when JMP 2032 यानी जम्मू मास्टर प्लान 2032 was notified under SRO 90 of 2017 dated 3/3/2017. The fact of the matter is that the jurisdiction of the JDA had been extended in the area in the year 1984 wide SRO Supra and in Jammu Master Plan 2032 the area along with many other villages mentioned in the Annexure A to have continued to be included in the local planning area of the JDA. This contention of the learned council is therefore rejected. कहा कि जो रिकॉर्ड में हमने देखा, रिकॉर्ड में 1984 में जो SRO 388 लागू हुआ था उसकी उसी वक्त वन का एरिया जो है इस जेडी के जुरिस्डिक्शन में था। लिहाजा जो वकील साहब ने ये आर्गुमेंट रेज किया है कि जेडी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उसको रिजेक्ट किया जाता है, खारिज किया जाता है। पहली बात जो, उसके बाद
दूसरा उन्होंने जो कंटेंशन रेज की थी वो मैं पहले पढ़ के बताऊंगा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ अपनी जनता के लिए। बिल्कुल इट वॉज नेक्स्ट कंटेंडेड बाय द लर्नड काउंसिल दैट परमिशन हैड बीन टेकन फॉर रेजिंग बिल्डिंग फ्रॉम द पंचायत कंसर्न थ्रू BDO, and in this regard learned council referred to copy of the no objection certificate issued under the signature of the BDO Nagrota। अब दूसरा इन्होंने ये कहा था कि जनाब उस वक्त जो है 2017 में जब ये कह रहे हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन की थी, उस वक्त परमिशन जो हमने JDA के बजाय BDO से ली थी और पंचायत से ली थी, और पंचायत की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को रेफर किया वकील साहब ने वहाँ पे आर्गूमेंट्स के दौरान। उस पर जो फाइंडिंग दी है कोर्ट ने, और फाइंडिंग कह रहे हैं इवन दैट बीइंग सो no objection certificate issued by the panchayat or by the BDO under the direction of the panchayat concerned is and can be no substitute for building permission required in terms of section 5 of the Cobo Act read with regulation 7 of the Cobo regulations and the building bylaws in place। ट्राइब्यूनल ने कहा कि जब पहला हमने कंटेंशन का रिजेक्ट किया कि भैया JDA की परमिशन नहीं थी, JDA का जुरिडिक्शन नहीं थी, जब JDA की जुरिडिक्शन नहीं थी का कंटेंशन रिजेक्ट हुआ, यानी कि JDA की जुरिडिक्शन थी। जब JDA की जुरिडिक्शन किसी एरिया में होती है, जब JDA किसी एरिया पे अपनी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करती है, वहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंचायत या कोई BDO सर्टिफिकेट दे। और अगर इन्होंने कोई सर्टिफिकेट लिया भी है, उसका कोई पर्पस नहीं बनता, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि JDA की जुरिडिक्शन में बिल्डिंग परमिशन के जगह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट JDA या पंचायत का कोई माने नहीं रखता। तो लिहाजा बिल्डिंग परमिशन की कोई सब्स्टिट्यूट जो है NOC BDO देगा या कोई पंचायत वाला सरपंच या कोई पंच देगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो दूसरी कंटेंशन पे लिखा है। अच्छा, उसमें साथ में एक और बात लिखी है, इन दिस रिगार्ड द पोजीशन ऑफ लॉ हैज बीन सेटल्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट डेटेड 8/3/2022 इन वाइस चेयरमैन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स वर्सेस जुल्फकार एंड अदर्स WPS नंबर सो एंड सो। इसमें लिखा है कि मैं इस पॉइंट पे कानून को जो ऑलरेडी सेटल किया हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ कि JDA की परमिशन का जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे BDO और पंचायत की परमिशन का कोई माने नहीं, कोई वैल्यू नहीं है और ज़रूरत ही नहीं है। उसमें हाई कोर्ट की जजमेंट को पे रिलाई करते हुए ट्राइब्यूनल ने लिखा है, पैरा 18 उस जजमेंट का लिया है जो डिवीजन बेंच ने दी है। किस केस में? वाइस चेयरमैन JDA वर्सेस जुल्फकार एंड अदर्स। ये जुल्फकार एंड अदर्स मैं अपनी जनता के लिए भी बता दूं कि ये जुल्फकार साहब जो हैं ये भी हमारे मंत्री रह चुके हैं। आजकल शायद ये अपनी पार्टी में हैं या किसी और में हैं। इनका एक बैंक्वेट हॉल बना हुआ कहीं अपना सतवारी वाले एरिया में, वो बैंक्वेट हॉल इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को JDA ने नोटिस दिया था, उस नोटिस को उन्होंने चैलेंज किया, ट्राइब्यूनल में मैटर चला गया, ट्राइब्यूनल में अपील अलो हुई थी कि BDO की परमिशन थी, और फिर डिवीजन बेंच में वाइस चेयरमैन JDA ने अपील की थी कि जुल्फकार साहब के हक में जो फैसला ट्राइब्यूनल ने दिया वो गलत दिया है कि हमारी जहाँ पर जुरिडिक्शन है, ये वाइस चेयरमैन JDA ने कहा था, जहाँ JDA के जुरिडिक्शन है वहाँ पे BDO की कोई वैल्यू नहीं बनती। डिवीजन बेंच ने उस केस में ये कहा था, वो पैरा 18 लिखा है, अ सिंपल रीडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द कोबो एक्ट रिवील दैट अ परमिशन इन राइटिंग ऑफ द अथॉरिटी is necessary for raising any construction and that the BDO or the sarpanch has no role to play in grant of such permission. The NOC issued by them that they have no objection if the banquet hall is constructed is not a permission to construct, and notwithstanding the said NOC, it was incumbent upon the respondent number 1 to have obtained permission in writing of the authority before initiating the construction work which admittedly was not taken। तो डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट के ये साफ कर दिया था कि जुल्फकार साहब ने जो बैंक्वेट हॉल कंस्ट्रक्ट किया है उसमें BDO और सरपंच की परमिशन ली है, परमिशन नहीं है, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC है, और उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि JDA से परमिशन नहीं लेनी थी। और वो सर्टिफिकेट आपने लिया भी है NOC का, उसको कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद अगर आपने लिया भी, उसके बावजूद आपको JDA से परमिशन लेना ज़रूरी थी। लिहाजा जो आपने परमिशन नहीं ली थी तो कंस्ट्रक्शन इलीगल है, वो बैंक्वेट हॉल इलीगल है। उसके बाद क्या होता है, इसमें लिखते हैं कि द जजमेंट अफोर नोटेड रेंडर्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी बीन अपहेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन स्पेशल लीव टू अपील नंबर so and so titled जुल्फकार अली वर्सेस वाइस चेयरमैन JDA एंड अदर्स वाइड ऑर्डर डेट 8/4/2022। हुआ क्या है कि जुल्फकार साहब के जब डिवीजन बेंच ने ट्राइब्यूनल का फैसला सेटिस्फाइड का ट्राइब्यूनल ने गलत फैसला किया है, JDA की परमिशन की रिक्वायरमेंट थी, BDO कोई वैल्यू नहीं थी, उसके खिलाफ जुल्फकार साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 8/4/2022 को ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले, और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी अपहेल्ड हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि
जो बीडीओ की परमिशन है या पंचायत की परमिशन है, वो परमिशन या एनओसी कोई मायने नहीं रखती। और जो हाईकोर्ट ने फैसला किया है, जो हाईकोर्ट ने व्यू लिया है, वो बिल्कुल ठीक लिया है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से भी एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि जहाँ पर जेडीए की जुरिस्डिक्शन बनती है, वहाँ पे जेडीए ही की परमिशन लेनी है। और जेडीए की जो अथॉरिटी है कंसर्न, जो परमिशन देने की जिसको पावर दी है, वो कंट्रोलर बिल्डिंग ऑपरेशन अथॉरिटी, कोबा करके नाम है उसका, जिसका वाइस चेयरमैन ही जो है वो चेयरपर्सन रहते हैं। तो उसकी परमिशन के बिना जेडीए की जुरिस्डिक्शन में कहीं भी कंस्ट्रक्शन बिना परमिशन के नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और जुल्फ़िकार साहब के केस में ये क्लियर कट कहा है कि भैया जो आपने बैंक्वेट हॉल बनाया है वो इल्लीगल बना है, विदाउट परमिशन बना है। अब उसके बाद आज तक जेडीए ने क्या एक्शन लिया, क्या नहीं लिया, वो जेडीए जानती है। मुझे नहीं लगता कि वो बैंक्वेट हॉल पर आज तक कोई कार्रवाई हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कट कहा कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब जेडीए क्यों इतने बड़े-बड़े मंत्रियों पे कोई हाथ नहीं डालती, वो जेडीए को ज़्यादा पता होगा, या आप जेडीए से वाइस चेयरमैन साहब से पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जुल्फ़िकार साहब का ये जो इल्लीगल बैंक्वेट हॉल बना है, क्यों नहीं तोड़ा गया? बिल्कुल। क्योंकि साथ में एक और बात है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये भी कहा था कि जनाब एक रास्ता है, कोई अगर जेडीए चाहे तो कंपाउंड कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसा कोई हमारे पास नहीं है, तो इसमें हम कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं। अगर कोई ऐसा रास्ता होता तो जेडीए को करना चाहिए था। लेकिन जेडीए ने कहा है कि जहाँ पे मेजर वायलेशन हो, वहाँ पे कोई कंपाउंडिंग नहीं होती। माइनर वायलेशन होती है कि जैसे आपने कोई बिल्डिंग में बनाया, आपने बिल्डिंग में जो 2 फुट की गलीज का आपने आधा फुट जो है एक्स्ट्रा कवर कर लिया, तो वो माइनर वायलेशन होती है। या कहीं पे सेटबैक आपने नहीं छोड़ा, बाद में सेटबैक छोड़ सकते हो, तो माइनर वायलेशन के लिए आपको पेनल्टी पड़ती है। जितना स्क्वायर फुट आपने एक्स्ट्रा कवर किया हो परमिशन से ज़्यादा, या जो भी वायलेशन की हो, वो माइनर परमिशन की वायलेशन में आप फाइन देके कंपाउंड करवा सकते हो। लेकिन जब पूरी की पूरी बिल्डिंग इल्लीगल बनी हो बिना परमिशन के, तो उस केस में कोई कंपाउंडिंग नहीं होती है। जेडीए का क्लियर स्टैंड उस केस में भी था और इस केस में भी है। लेकिन उसके बावजूद जुल्फ़िकार साहब का बैंक्वेट हॉल का क्या पोजीशन है, ये आज तक मैंने किसी मीडिया की रिपोर्ट में नहीं देखा कि वो तोड़ा गया है। तो वो इल्लीगल अभी भी रह रहा है, क्योंकि मंत्री साहब वो भी रहे हैं। तो इस अब ये बात क्लियर यहाँ पे थी। एक पहला जो कंटेंशन थी कि हमारा जो एरिया जेडीए की जुरिस्डिक्शन में नहीं पड़ता था, 2017 में आया है। और फिर 3/3 2017 में जब जो एसआरओ 90 का लागू हुआ, तब बन के एरिया आया। उसको रिजेक्ट किया ट्राइब्यूनल ने, कहा कि नहीं, 1984 से जुरिस्डिक्शन थी, आपका एरिया जुरिस्डिक्शन में आता था, तो आपको जेडीए से परमिशन लेनी चाहिए थी। लिहाजा वो जो आर्गुमेंट था वो रिजेक्ट किया है। एक नंबर 2 जो उनका आर्गुमेंट था कि हमने जेडीएस की बजाय उस वक़्त जो परमिशन बीडीओ से और पंचायत के जो मेंबर्स थे उनसे ली है, उसको भी अब आगे क्या लिखता है, इन व्यू ऑफ द अबव लिखा कि देयरफॉर द एप्लेंट कैन नॉट बी हर्ड saying that no objection certificate given by the panchayat through BDO is valid permission। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हम ये बात सुन भी नहीं सकते, जब ऊपर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की आ गई, ये बात सुन भी नहीं सकते कि बीडीओ की परमिशन जो है एनओसी जो वैलिड है। द सेटल्ड लीगल पोजीशन दस इज दैट such no objection certificate is no substitute for the building permission required under the extant building bylaws। The appellant as such is found to have not obtained any valid permission from the competent authority। फिर ये कहा कि जो सेटल लीगल पोजीशन है उस हिसाब से जेडीए की परमिशन की जगह पे बीडीओ पंचायत की परमिशन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लिहाजा जो ये सामने ये केस साबित होता है कि जो एपेलेंट है, यानी कि ममता सिंह जो है, श्रीमती ममता सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह की धर्मपत्नी, उनका जो केस है वो सामने क्लियर साबित होता है कि उन्होंने परमिशन के बिना घर बनाया था, उनकी कोई परमिशन नहीं थी, लिहाजा दैट इज इलीगल। ये दूसरा सर्टिफिकेट ट्राइब्यूनल ने दे दिया। बिल्कुल। ठीक, उसके बाद लिखते हैं कि नेक्स्ट आर्गुमेंट ऑफ लर्न्ड काउंसिल हैज बीन दैट द नोटिस अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ द कोबू एक्ट वाज नेवर सर्व्ड ऑन द एपेलेंट व्हिच पोजीशन इज डिस्प्यूटेड बाय द लर्न्ड काउंसिल बाय द रेस्पोंडेंट्स। के दूसरी कंटेंशन, ये इनको तीसरा कोई पॉइंट लिया था कि जो दफ़ा 7(1) का शो काज नोटिस था, डेमोलिशन ऑर्डर देने से पहले जो ज़रूरी था कि अपॉर्चुनिटी देनी थी सुनने के लिए, जो मौका देना था, फराहम करना था कि भैया आपने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन रेज की, बताओ इसको तोड़ा क्यों नहीं जाए। वो जो है मेरे ऊपर कभी शुरू हुआ ही नहीं, ये उनका क्लेम था, उन्होंने ये लिखा। और उसमें क्या जजमेंट दिए, फाइन नहीं दिए। उसमें जज साहब ने लिखा कि इसमें लिखा कि बेयर रीडिंग ऑफ द ऑफिस कॉपी ऑफ द शो काज नोटिस वुड रिवील द एंडोर्समेंट रिकॉर्डेड अंडर द सिग्नेचर ऑफ सम ऑफिशियल whose designation has not been mentioned। The signature happens to be of same person who has signed the show cause notice on behalf of the BOCA। The following endorsement has been made, served to the violator through concerned KWI।
इसमें लिखते हैं कि जो शोकाज नोटिस की कॉपी रिकॉर्ड में प्रोड्यूस की है जेडीए के वकील साहब ने, उसमें किसी अफसर के साइन है, उसकी कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखी है, कोई उसका नाम नहीं लिखा है, और साथ में ऊपर ये भी लिखा है कि भाई उस शोकाज नोटिस में जो है किसको सर्व हुआ है, किस बंदे को दिया है, ये कहीं दिखता नहीं इस पे। तो लिहाजा इस पॉइंट पे क्या लिखा है, conspicuously the manner in which the notice was served, the particulars of the serving official and the person to whom it was served have not been mentioned in the endorsement, and even it has not been recorded in the minutes of the proceeding in the file. Therefore, the concerned authorities have given sufficient ammunition to the appellant to raise a doubt as to the valid service of the notice on the appellant. कहा कि इस नोटिस पे जिस अफसर ने नोटिस दिया है उसका कोई नाम डेजिग्नेशन नहीं दिया है, उसने नोटिस किसको दी है उसका कोई नाम पता नहीं दिया है, और लिहाजा इस वजह से रेस्पोंडेंट जो कंसर्न अथॉरिटी जो है उन्होंने बहुत सारा एमुनेशन जो है एप्लेंट को दे दिया है कि अपने आप को बचाने के लिए, एमुनेशन को होता है कि भाई उसको बचाव करने के लिए पूरे हथियार दे दिए कि भैया इसमें भी आप बच सकते हो। तो इसका मतलब ये हो कि ये भी जो एक इंडिक्टमेंट हुई है, जो क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जेडीए के अफसरान पे कि इन्होंने जानबूझ के या जैसे भी है इन एप्लेंट को बचने के लिए पूरा मवाद दिया है, पूरा मवाद दिया है कि ये आगे जाके इस मसले में बच पाएँ। तो ये यहाँ पे जेडीए की लापरवाही पे और जेडीए की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उस पे एक ज़बरदस्त एक टिप्पणी की है ट्राइब्यूनल ने कि जेडीए ने नोटिस भी इस तरह की सर्व की है कि ताकि उस वजह से आगे अपने आप को बचाव कार्रवाई करने के लिए इस एप्लेंट को वायलेटर के पास जो है पूरा हथियार हों और अपने आप को बचा पाएँ। और इसमें जेडीए की गलती को सामने जो है क्वेश्चन मार्क रेज किया है कि उस अफसर ने जिसने भी किया है या जेडीए ने ये पूरा बचाने का मवाद मुहैया किया है। उसके बाद इस पॉइंट पे लिखते हैं यहाँ, merely writing in the minutes of the proceeding or endorsing it on the office copy that above show notice was served on the owner or occupier of the building would not constitute a valid service of notice. The respondents herein have failed to establish the valid service of the show cause notice on the appellant, which is mandatory precondition for proceeding with statutory exercise against violation of the building bylaws. Non-serving of the notice in the manner prescribed under section 7(2) or there being no proof of personal service of the notice on the owner or occupier of the building renders all subsequent proceedings illegal. Thus, no valid action can be taken on the basis of the impugned order which has been rendered illegal in view of the illegality of the show cause notice. बस इसी पॉइंट पे कहा है कि जब आपने पहला नोटिस ही आप प्रूव नहीं कर पाए कि आपने दिया है, या अगर दिया तो वैलिडली सर्विस हुआ है, सही तरीके से दिया है, किसके पास दिया या आप प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में, इस पॉइंट पे वो नोटिस जो है सर्विस गलत हुई है। अब ऑन रिकॉर्ड आपने ये लिख देने से कि हाँ जी हमने सर्विस कर दी है, उससे काम नहीं होगा, उससे ये पूरी बात सामने नहीं आती कि आपने किसको दिया है और कब दिया है। अगर आपने दिया भी है बट आपने इसमें लिखना है, खाली से काम नहीं चलना। इसमें आपको ये बताना था किस अफसर ने दिया, किसके सामने दिया या किस बंदे को दिया, और मैं कोई मेंशन नहीं किया है। तो इस बात पे ऊपर जो टीका लगा है जेडीए को कि आपने जानबूझ के इसको बचाने का रास्ता दिया है, उस बात पे लिखा है कि जब पहला ही नोटिस गलत दिया है तो अगला नोटिस जो है वो ठीक नहीं हो सकता। जब बुनियाद ही गलत है तो आगे जो स्टेप है उस पर नहीं हो सकता। तो उसके बाद एक और उन्होंने जो रेस्पोंडेंट है जेडीए ने एक और प्ली ली थी कि जो एरिया है जो जम्मू मास्टर प्लान 2032 के तहत जिस एरिया में ये कंस्ट्रक्शन हुई है वो वेजिटेरियन जोन है, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ है, वहाँ पे खाली वेजिटेशन का काम हो सकता है या एग्रीकल्चर काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। उस पॉइंट पे इन्होंने कहा कि जो एप्लेंट के वकील उन्होंने कहा जी ऑलरेडी वहाँ पे जी बहुत से लोगों ने घर बनाए हुए हैं, तो ये फैक्चुअली गलत बता रहे हैं कि जेडीए वहाँ पे नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट पे हालांकि ट्राइब्यूनल ने ये बात कही कि हम इस पॉइंट पे डील नहीं कर रहे हैं कि क्या उस पर वेजिटेशन जोन वैलिड हुआ नहीं हुआ है। एक तो उसमें ये लिखा है क्योंकि इस जो शोकाज नोटिस दिया गया था, ये जो 7/3 का नोटिस ऑर्डर कर दिया था डेमोलिशन का, उसमें ये बात उन्होंने कहीं नहीं लिखी कि वायलेशन है ग्रीन जोन की या वेजिटेशन जोन की। तो लिहाजा जो बात इन्होंने नोटिस में नहीं प्लीड की है, जो शोकाज नोटिस में नहीं लिखा है, जो ऑर्डर ऑफ डेमोलिशन में ग्राउंड नहीं लिया है, तो वो ग्राउंड सब्सिक्वेंटली अब ये अपील में नहीं ले सकते। तो लिहाजा उस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूँगा, वो अगर हुआ भी तो मैं इसका अगर कोई फाइंडिंग नहीं भी दूंगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो उस वाले इशू पे उन्होंने ओपन रखा है, चाहे अब नेक्स्ट जो कार्रवाई अगर होगी तो उसमें ये मतलब जेडीए पॉइंट भी रेज कर सकती है। उसके बाद एक और बात लिखा है, जो मेन चीज़ ये कि जो जेडीए है, जेडीए ने इस नोटिस में जो खामियां रखी हैं, जो कमियां रखी हैं, उस वजह से जो
दूसरा जो एक्शन है वो इलीगल हो जाता है। तो लिहाजा इसी पॉइंट पे इस अपील को अलाउ किया जाता है। आगे लिखा है, एक बात और लिखिए, द बोका shall be at liberty to proceed afresh against the appellant for violation of the building bylaws by strictly adhering to the procedure prescribed under section 7 of the कोबो एक्ट। अब ये कहा कि जो बोका है, बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके पूरा इख्तियार है, वो फिर से दोबारा कार्रवाई कर सकते हैं इस मसले में, और पूरा एज पर जो स्ट्रिक्ट जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, जो आपने गलती यानी कि जो आपने गलतियां पहले की हैं उन गलतियों को सुधार के नए से नोटिस आप दे सकते हो, जो प्रॉपर दोबारा कार्रवाई कर सकते हो, विटनेस के सामने नोटिस दोगे, वहाँ पे जिस बंदे को 2 से साइन लोगे, जो बंदा देगा वो वहाँ पे साइन कराएगा। और जो आपने जो पॉइंट लिए थे कि भाई परमिशन नहीं ली है, वेजिटेशन जोन की वायलेशन है, और कोई और भी जो वायलेशन आपको लगती है, वो सारी वायलेशन आप इसमें दोबारा लिख के नए से शो कॉज नोटिस दे सकते हो। तो ये है कि आप फिर से कार्रवाई कर सकते हो, ये जेडीए को दिए है। और इस पॉइंट पे अपील अलाउ की है। सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो बेसिक नोटिस था 7(1) में शोकॉज नोटिस, उसकी प्रॉपर सर्विस हुई है नहीं हुई है, किसको दिया किसको नहीं दिया, वो क्लियर नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, क्योंकि जिस अफसर ने दिया है एक तो उसका वो नहीं है। अब जिस सवाल ये यहाँ पैदा होता है, जो स्टैंड मेरा था, जो जेडीए का स्टैंड था कि कंस्ट्रक्शन इलीगल हुई है, उस पर सर्टिफिकेट मिल गया, वो स्पेशल ट्राइब्यूनल ने एक स्टैंप लगा दिया, अथेंटिसिटी लगा दी है कि भाई साहब जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो इलीगल है, विदाउट परमिशन है, उसके लिए कार्रवाई बनती है, वहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज जो वायलेट हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, ये सर्टिफिकेट भी दे दिया है कि जेडीए के अफसरान ने एपेलेंट जो वायलेटर है उसको बचने का पूरा मवाद दिया है इस वक्त भी, फिलहाल तो कार्रवाई नहीं की। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जेडीए के खिलाफ जो अपील है उसमें ये कहा था कि SRO 90 जो है 3 मार्च 2017 को लागू हुआ, और हमारा जो मकान है उससे पहले बना गया। इंटरेस्टिंगली जो अगर देखा जाए, जो खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर उस वक्त के थे, उन्होंने खिलाफ वर्जी विंग जो है जेडीए की, उसमें कंप्लेंट की थी। वो मई या अप्रैल की जो रिपोर्टिंग है 2017 की, कि मई या अप्रैल 2017 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, और वहाँ पर उन्होंने खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर ने कंसर्न सीनियर अफसर को इंटीमेट किया था कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको रोका जाए। उसके बावजूद जब 2-3 बार नहीं हुआ, 3-4 बार उन्होंने लिखा। उसमें एक बात ये है कि जब वो मौके पे खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर लोकल उस टाइम पे जो ड्यूटी पे थे, उन्होंने वहाँ पे रोकने की कोशिश की, काम को रुकवाने की, तो वहाँ पे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको वहाँ से निकाला गया। उस वक्त उन्होंने एक SHO को रिपोर्ट दी थी कि हम यहाँ पे काम रुकवाने के लिए जाते हैं। वो भी 17 अप्रैल या मई की बात है कि हम वहाँ पे काम रुकवाने के लिए गए, हमें काम नहीं करने दिया, हमारे ऑफिशियल ड्यूटी में रुकावट दी जा रही है, लिहाजा FIR लगाएं। SHO के पास कंप्लेंट की थी। तो एडमिटेडली ये पोजीशन जो उनका स्टैंड लिया था, हमने 17 मार्च से पहले कंस्ट्रक्शन खत्म कर दी थी, वो नेगेट होती, वहाँ पे झूठा साबित हो जाते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 2017 की मई जून में स्टार्ट हुई थी, और 2021 जून में गृह प्रवेश किया इन्होंने। और ममता सिंह जी ने एक सेल्फी भी अपलोड की थी फेसबुक पे अपने पोते के साथ, जून 2021 में, या 6 जून या 17 जून की बात है, जब उन्होंने गृह प्रवेश किया। अगर ये बात ये जो कह रहे थे कि 2017 से पहले हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी, तो गृह प्रवेश उससे पहले होना चाहिए था, फिर 2021 में कहाँ से? तो ये काम ही शुरू जो है 2017 के मई जून में हुआ था। तो और दूसरा जो ग्राउंड, इनका मेन ग्राउंड यही था कि हमारी कंस्ट्रक्शन 2017 से पहले कंप्लीट हो चुकी थी, उसमें जेडीए की अथॉरिटी नहीं बनती थी। तो ये स्पेशल ट्राइब्यूनल ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 1984 से लेके जो जेडीए की जुरिडिक्शन थी, आपको परमिशन लेना ज़रूरी थी, तो ये ग्राउंड रिजेक्ट कर दिया है। नंबर 2, जो उनका ग्राउंड था कि BDO से हमने परमिशन ली थी पंचायत से, उस पर क्लियर कट कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी मसला जो है सेटल होके आया इस पॉइंट पे, कि जहाँ पे जो जेडीए की जुरिडिक्शन है, वहाँ पर सरपंच, पंच, पंचायत या BDO की कोई अथॉरिटी नहीं, उनका कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं रखता। मेजर वायलेशन है, और जो बिल्डिंग बायलॉज है 2021 के बाद लागू हुए हैं। आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2018 का है, तो उस वक्त तो बिल्डिंग बायलॉज थे नहीं, तो लिहाजा आपका केस कंसिडर हो नहीं सकता। और कंपाउंडिंग का भी माइनर जो ऑफेंसेस हैं कंपाउंड हो सकते हैं, मेजर वायलेशन कंपाउंड नहीं हो सकती, ये सेटल्ड लॉ है। तो जब मेजर वायलेशन जेडीए ने कहा है, फिर डिफेक्टिव नोटिस आपने दिया ताकि बचाने के लिए, 2 साल आपने और बचा लिया। अब फिर से नोटिस आप दोगे, फिर से यही कार्रवाई चलेगी, फिर अपील करेंगे। लेकिन अब इस बार भी अगर आप यही गलतियां करोगे, इस बार भी वो सारे ग्राउंड उसमें नहीं लोगे, वही पुराने स्टाइल का साइक्लो स्टाइल नोटिस उठा के आप टिक करके भेज दोगे, तो फिर तो आप तब भी मिले थे, आज ही मिले हुए।
तब भी उस वक़्त के वाइस चेयरमैन साहब ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए या फिर पैसा खा के कार्रवाई नहीं की। उस वक़्त जो सीनियर अफ़सर थे खिलाफ़वर्ज़ी इंस्पेक्टर के नोटिस के बावजूद उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने भी या तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कोई बेनिफिट लेने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर आप कानून की बात करते हो, आप पैसा कहाँ से लेते हो? मेरा टैक्स, मैं साबुन खरीदूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। मैं खाना खाऊँ, मैं टैक्स भरता हूँ। मैं जूता खरीदता हूँ, टैक्स भरता हूँ। मैं कपड़ा खरीदता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। मेरे टैक्स से आप लोगों की तनख्वाहें चल रही हैं। मेरे जो सरकारी मुलाज़िम है यहाँ पे, वो टैक्स भरते हैं अपनी सैलरी से। वो बेचारे अगर साल की 8 लाख या 10 लाख रुपए उनकी सैलरी आती है, उसमें से लाख, 1.5 लाख तो टैक्स में ले जाते हैं। वो टैक्स अलग से, इनकम टैक्स, फिर खाने पे अलग से टैक्स, प्रॉपर्टी का अलग टैक्स, हर तरफ से टैक्स, टोल टैक्स अलग से, गाड़ी चलाओ तो उसका टैक्स। अब नया जो तोहफ़ा दिया है प्रॉपर्टी का टैक्स, हर तरफ से टैक्स ली जा रही है सरकार। किस लिए? इन लोगों को, जेडीए के मुलाज़िमों को और जो बाकी सरकारी मुलाज़िम, हमारे पुलिस वाले, बाकी जितने भी सरकारी मुलाज़िम हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए। मेरी तनख्वाहें आप लो, मेरे जो गरीब लोग हैं उनको, उनसे टैक्स लेके आप पैसे से अपनी तनख्वाहें लो, अपना पेट पालो, अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम करो। फिर आप किसी एक मंत्री की या मिनिस्टर की उस उसमें आके आप कार्रवाई ना करो। मंत्री आपने पर्सनल जेब से आपको तनख्वाह देते हैं, क्यों आपने कार्रवाई नहीं की? और अगर आप कार्रवाई करते हो, जब आप गरीबों के कुल्ले या जो छोटे-छोटे घर आप 2-2 मरले में तोड़ सकते हो, तो भैया यहाँ पे आपको किस बात का खौफ़ है? क्या रिश्तेदार लगते हैं आपके? किस बात का खौफ़ है? अब आप बताइए ना, वाइस चेयरमैन जेडीए इस टाइम पे, इस ऑर्डर के बाद दोबारा कार्रवाई करें। और नया मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके थ्रू कि जो नया नोटिस है, पुराना जो आपने कॉपी पेस्ट करके रखा है ना, उसके बजाय एक नया जो है नोटिस बनाएँ, जो उसमें प्रॉपर जो लीगलिटीज़ हैं, उसमें प्रॉपर मेंशन करें और फिर प्रॉपर सर्विस दें। जिनने वायलेशन की है, उनको वायलेटर के पास सर्विस दें, शो कॉज़ नोटिस इश्यू करें फिर से कि बताओ आपका मकान जो इल्लीगल है, क्यों ना कार्रवाई की जाए? फिर उनका रिप्लाई आएगा। रिप्लाई में आपको लगता है कि हाँ जी, ये बात ठीक है, लेकिन आप तो रिप्लाई का जब आएगा भी, तो उसके बावजूद भी ये तो सर्टिफ़िकेट वो ट्रिब्यूनल से ले आए हैं कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। अब सवाल यही है कि वो फ़ॉर्मेलिटी के लिए नोटिस फिर से देना है कि बताओ क्यों ना तोड़ा जाए, और उस जो ही रिप्लाई आता है, उस रिप्लाई के बाद नया नोटिस ऑर्डर इश्यू करना पड़ेगा कि भई हम इसको आप खुद डिमोलिश करो वरना हम करेंगे। और जो भी एज़ पर लीगल जो प्रोसेस है, जो लॉ का प्रोसेस है, वो फ़ॉलो करो। जो एक आम बंदे के लिए आप लॉ का प्रोसेस फ़ॉलो होना चाहिए, वो एक बड़े अमीर बंदे के लिए करो। सेम नोटिस आपने जुल्फ़िकार साहब को देना है। अगर आपको लगता है डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की कोठी गलत है, उनको दो। आपको लगता है ताज मोइनुद्दीन साहब की कोठी इल्लीगल है, उनको भी नोटिस दो। कौन मना कर रहा है? जनता आपके साथ है। जनता आपको इस बात पे एप्रिशिएट करेगी। लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सरकार है और रूल ऑफ लॉ मेंटेन है। लोगों को लगेगा यहाँ पे सबके साथ बराबरी है, नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। लेकिन आप मेरे जैसे गरीब बंदे को उठा के मेरा घर तोड़ दोगे, आप किसी और दूसरे बंदे का घर तोड़ दोगे, किसी संत कुमार शर्मा को घर बनाने नहीं दोगे। वहीं पे निर्मल सिंह घर बना रहे थे, वहीं पे संत कुमार शर्मा साहब घर बना रहे थे, उनको आपने घर नहीं बनाया दिया, वो आज तक बेघर होंगे। जब घर बनाने नहीं दिए तो कहाँ बनाया होगा? तो एक गरीब बंदा बेघर रह सकता है, लेकिन यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हों या कोई बहुत बड़े नेता हों, तो उनको आप वहाँ पे ऑब्लाइज करते हैं। तो ये सवाल जनता की तरफ से मैं आपसे सामने छोड़ूँगा। ये अब आपका काम है, अगर आप चाहें तो वाइस चेयरमैन जेडीए साहब से, लैलजी साहब से, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जिनका मैं सुनता हूँ कि बहुत ईमानदार सरकार की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़रा उनसे पूछिए कि भई ये अलग-अलग कानून क्यों? गरीबों को बिना नोटिस देके आप सुबह 4 बजे, जबकि ऑफ़िशियल टाइमिंग देखा जाए तो 10 टू 4 है, लेकिन सुबह 4 बजे आप बुलडोज़र लेके पहुँच के बिना नोटिस के तोड़ देते हो। गरीबों के जो मैंने देखा वीडियो में, बड़े-बड़े जो माएँ हैं बेचारी बुज़ुर्ग, वो रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन आपने घर तोड़ दिए, सामान अंदर पड़ा है। और यहाँ पे आप ज़ुल्फ़िकार साहब को सुप्रीम कोर्ट से केस हार के वापस आ गए। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने तो नहीं सुना कि आप कभी या आपने कहीं कवर किया हो कि बैंक्वेट हॉल जो है तोड़ा गया। क्यों? इतनी खामोशी क्यों? चलें, उम्मीद यही करेंगे कि कार्रवाइयाँ भी होंगी और जो भी इलीगल करेंगे उन पे जो है शिकंजा भी ज़रूर कसा जाएगा। फ़िलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफ़ाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।